नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम यूनिट करने जा रहे हैं वो यूनिट 3 है। एंशिएंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट 3, जो कि बृहस्पति के बारे में है। यूनिट 3 के अंदर बृहस्पति एज अ थिंकर हमें इंट्रोड्यूस कराई। पहली बार बृहस्पति को दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंक्लूड करा गया है। देखिए, बृहस्पति का हमें 3 थीम को पढ़ना है। एक तो स्टेट क्राफ्ट के बारे में, जो राज्य तत्व हैं, ये शासन प्रणाली है या कैसे राज्य का निर्माण या कैसे राज्य को व्यवस्थित करा जाए। दूसरा है न्याय व्यवस्था, जस्टिस के बारे में। और तीसरा है इंटर स्टेट रिलेशन की, कैसे अंतर्राज्यीय संबंधों को स्थापित करना। तो इन 3 परिप्रेक्ष्यों में हम सबको यह यूनिट कवर करना है। यहाँ जैसे कि आप सब सिलेबस देख सकते हैं, यूनिट 3 के अंदर बृहस्पति एज अ थिंकर हमारे सबको इंट्रोड्यूस किया हुआ है पेपर के अंदर। स्टेट क्राफ्ट, जस्टिस एंड इंटर स्टेट रिलेशंस। यहाँ पे बृहस्पति को समझने से पहले हमें इन दोनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, दंड नीति और अर्थशास्त्र। अब देखिए, हम भारतीय अगर परंपरा में देखें, जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो लगभग 2 समूहों में बटा हुआ है। एक तो दंड नीति है और दूसरा है अर्थशास्त्र। तो जो भारतीय जो एंशिएंट पॉलिटी है या राज्य व्यवस्था है या कानून व्यवस्था है या फिर जो प्रणेता हैं, वो 2 विभागों में बटे हुए हैं। एक तरफ है दंड नीति और एक तरफ है अर्थशास्त्र। देखिए, इनके जो जनक हैं दंड नीति के, वो भृगु को माना जाता है, महर्षि भृगु। और दूसरी ओर जो अर्थशास्त्र ट्रेडिशन के जो जनक हैं या जो प्रणेता हैं, उनको अंगिरस या अंगिरा भी बोला जाता है। अब देखिए, इन स्कूलों के नाम भी अलग अलग हैं। जैसे भृगु स्कूल जो है उनको भार्गव भी बोला जाता है, कई बार उसानाज भी बोला जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अंगिरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, उनको बृहस्पति स्कूल ऑफ थॉट भी बोला जाता है, ये बृहस्पति स्कूल भी बोला जाता है। अब देखिए, ये कैसे दोनों डिफरेंट। जो हमारे जो थिंकर हैं बृहस्पति जो थिंकर हैं, वो इस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं, अर्थशास्त्र ट्रेडिशन से। अब देखिए, ये दोनों अलग कैसे। देखिए, जो दंड नीति जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो केवल यही मानता है कि अच्छे से अच्छी नियम या नीति होनी चाहिए या कानून होना चाहिए, जिसे हम रूल ऑफ लॉ बोल सकते हैं। रूल ऑफ लॉ अच्छे होने चाहिए और ये कानून को अच्छे से बनाने के बाद केवल इसका इम्प्लीमेंट करा जाए, केवल इन नीतियों को लागू करा जाए। दंड नीति, इतने अच्छे कानून या कठोर कानून बना दीजिए, केवल उसको लागू करा जाए। और इसी से हम एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का उत्पन्न कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं और एक समतामूलक समाज स्थापित कर सकते हैं। ये केवल जो एक स्कूल है, ये दंड नीति, वो मानता है। अब दूसरी ओर जो अर्थशास्त्र जो स्कूल है, अब ये बोलता है कि नहीं, हम दंड नीति को भी मानते हैं। दंड नीति को भी हम एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं कि नो डाउट एक दंड नीति होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ, एक ऐसे कानूनों का गुच्छा होना चाहिए जिससे समाज को नियंत्रित करा जा सके। परंतु हमें अर्थ को भी लेके चलना चाहिए। यहाँ पे अर्थ का मतलब है इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी कि हमें ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीतियों का भी निर्माण करना चाहिए जिससे समाज में वेलफेयर हो, उत्पादन हो, उपज हो, प्रोडक्शन हो। ऐसी नीतियों को भी हमें क्रियान्वित करना चाहिए, लागू करना चाहिए। तो ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए, अभी हमारा जो 4th यूनिट है, वो हमारे जो थिंकर है शुक्राचार्य, जो शुक्र है, वो दंड नीति स्कूल से आते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो अभी ये जो 3rd के जो थिंकर हैं, 4th में शुक्राचार्य, 3rd में बृहस्पति, वो हमारे अर्थशास्त्र ट्रेडिशन से आ रहे हैं। तो ये आपको डिस्टिंक्शन याद रखना है। अब देखिए, कौटिल्य इन दोनों में कैसे डिफरेंट हो गई, वो हम कौटिल्य का जब हम थ्योरी ऑफ स्टेट करेंगे तब हम उसको बारे में, मगर अभी यहाँ पे मोटा मोटी आप सबको ये ध्यान रखना है, दंड नीति और अर्थशास्त्र ये 2 ट्रेडिशन है। दंड नीति केवल बात करता है कि ऐसे परफेक्ट नियम कानून होने चाहिए और केवल उसको लागू कर दो, उसमें कोई उनको लागू करने में इतने प्रबल न रहो कि उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सके। कानून सबसे सुप्रीम है। ठीक है, और दूसरी ओर जो अर्थशास्त्र ट्रेडिशन है, वो दंड नीति को मानता है कि हाँ, दंड नीति होनी चाहिए, कानून होने चाहिए, प्लस में
अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए या फिर समाज का कल्याण करने के लिए आर्थिक नीतियों को भी बनाना चाहिए, जो कि जरूरी है, जिससे उत्पादकता आएगी, प्रोडक्शन आएगा। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसी में देखें तो कौटिल्य भी इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं, अपनी जो बुक है उनकी अर्थशास्त्र वो आगे ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना कि हमें ना यहाँ पे मनु, जो हमने अभी पिछला थिंकर करा है, मनु और ब्रह्मा, इनको हमें साइड रखना है क्योंकि ये माइथोलॉजिकल है और ये भी माइथोलॉजिकल है, बट अभी हमें इनकी ट्रीटाइजेस को अलग रखना है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र ट्रेडिशन है वो मनु और ब्रह्मा दोनों के नियम कानून से ड्राइव हुआ है। सेम जो ब्रह्म के जो सिद्धांत है उन्होंने भी दंड नीति सिद्धांत को आगे करा है। तो जो मनु है और ब्रह्मा है, इन दोनों के सिद्धांत को इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट ने स्वीकार किया है। और देखिए आखिरकार है कौन, जैसे अंगिरस को देखिएगा या भृगु को देखिएगा, ये सब ब्रह्मा के मानस पुत्र है। ठीक है, मनु भी एक तरह से मानस पुत्र है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम बात करते हैं जैसे अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ थॉट। देखिए अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इंडिया, बृहस्पति इज प्रोमिनेंट थिंकर है। देखिए अर्थशास्त्र के फील्ड में अगर हम देखें, जैसे कि अगर हम कौटिल्य को भी देखेंगे तो कौटिल्य ने कितनी बार बृहस्पति का नाम लिया है। अब देखिए ये बृहस्पति है कौन। देखिए बृहस्पति को समझने के लिए हमें ये माइथोलॉजी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए एक तरफ देवता थे और एक तरफ असुर थे या राक्षस थे। तो देवताओं के जो गुरु थे वो आपके कौन थे, बृहस्पति थे, और असुर के जो गुरु थे वो कौन थे, शुक्राचार्य, शुक्र। ठीक है, तो वही यहाँ पे अर्थशास्त्र, यहाँ पे दंड नीति, स्कूल ए स्कूल बी। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये सबसे उच्च स्तर के गुरुओं में से एक है, या फिर जो गुरु जो पद है उसमें सबसे उच्च स्थान माना जाता है बृहस्पति का, क्योंकि आप देख सकते हैं इस चित्र से, और भी चित्र हैं बृहस्पति के। इनको क्या है, बृहद, महंत, ब्रह्मा, इन सभी की उपाधियों से संबोधित किया जाता है कि, और कई बार ये भी एक बार जिक्र है महाभारत में कि विश्व कल्याण के लिए बृहस्पति ने महाभारत के अंदर बृहस्पति सूत्र या फिर बृहस्पति सूत्र का इन्होंने गान किया था मानव कल्याण के लिए। तो ये भी हमें रेफरेंस मिलता है। यहाँ पे एक फैक्ट लेके चलना ये है कि देखिए जो बृहस्पति सूत्र है ये बहुत छोटा सा स्मॉल सा मैन्यूस्क्रिप्ट है। ठीक है, जिसमें लगभग कितने 6 इंडिपेंडेंट चैप्टर्स। देखिए जो मनु हम कर रहे थे तो मनु स्मृति थी, उसको 12 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया था और लगभग 2700 के आसपास वर्सेस थे, छंद थे। और यहीं पे अगर हम बृहस्पति सूत्र देखें तो यहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं और इसे 1816 में W.F. थॉमस ने इसको ट्रांसलेट किया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर है क्या, देखिए इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक डायलॉग फॉर्म में सूत्र लिखे हुए हैं। जैसे एक तरफ बृहस्पति है और एक तरफ इंद्र है, क्योंकि देखिए देवताओं के गुरु है ये। ठीक है, तो ये डायलॉग फॉर्म में अपने ज्ञान का बखान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कैसी अर्थ की नीति होनी चाहिए इत्यादि। देखिए अगर हम A.S. अल्तिगर और F.W. थॉमस की बात करें तो ये जो वर्क है ना, लगभग ये मान के चलिए कि ये 12th सेंचुरी के आसपास का वर्क है। और कब है, कॉमन एरा से। ठीक है, यानी अगर हम मान के चलिए जैसे आज हमारा 2023 है, 0 पे चले गए, 0 से 1200 सदी पहले ये लिखा गया था बृहस्पति सूत्र। ये याद रख लीजिए, ये डायलॉग फॉर्म में है, एक तरफ इंद्र है, एक तरफ बृहस्पति है। अपनी नीतियों को, अर्थव्यवस्था को किस तरीके से चलाना है उसके बारे में शिक्षा दे रहे हैं। देखिए हमें बृहस्पति सूत्र में तो बृहस्पति के जिक्र के बारे में हमें पता चलता है, मगर ये याद रखिए कि जितना भी कौटिल्य का जितना भी अर्थशास्त्र है उसमें कितने बहुत बार हमें बृहस्पति के सिद्धांतों, बृहस्पति की थ्योरी, बृहस्पति के सूत्र के बारे में वो बताते हैं कि कैसे वो एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल व्यू को एक प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इन्हीं थॉटों को कौटिल्य आगे बढ़ाते हैं, जो भी समाज के हिसाब से उस
संदर्भ के हिसाब से, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो ऐड करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं जो अर्थशास्त्र है वो एक ट्रेडिशन है जिसमें मल्टीपल थिंकर्स, मतलब बहुत सारे थिंकर्स ने अपना योगदान दिया, और जो अंतिम है वो है कौटिल्य, और हो सकता है और भी आगे हूँ। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का अगर हम देखा जाए तो हमने जैसे कि हमने अभी पता करा है कि जो अंगिरस है वो इनके प्रणेता है, अंगिरस, और अंगिरस के बाद ये बृहस्पति आते हैं, फिर कौटिल्य आएंगे, ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र, और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र ट्रेडिशन पे लिखा है। देखिए यहाँ पे मनु से कैसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं बृहस्पति। देखिए नो डाउट मनु भी बात करते हैं जो डिवाइन ओरिजिन की, जो किंगशिप है वो दिव्य है, डिवाइन ओरिजिन है उसका। बट देखिए जो बृहस्पति है वो भी इसी बात को लेके चलते हैं, मगर बृहस्पति क्या है, ज़्यादातर जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो राज्य का जो संदर्भ है, जो उस समय का समाज है या उस समय की परिस्थिति है, उसके हिसाब से राज्य की संकल्पना को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। कि वो बात करते हैं कि कैसे जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है और जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो नैतिक आवश्यकता है, उनको कैसे पूरा करा जाए। जैसे कि बृहस्पति टू द साइंटिफिक अप्रोच एंड मेटेरियलिस्टिक व्यू, कि वो यथार्थ के बारे में बात करें, यथार्थ के बारे में बात करें। नो डाउट वो डिविनिटी का सिद्धांत का सहारा लेते हैं, मगर वो ज़्यादातर किससे कंसर्न है, वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, वो कल्याण से संबंधित है, और व्यवहारिकता में वो बल दे रहे हैं। और अगर हम बात करें, देखिए कॉजेस फॉर द ओरिजिन ऑफ स्टेट, अगर हम बात करें कि राज्य की उत्पत्ति के क्या कारण है, तो देखिए राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था या उत्पादकता को सुनिश्चित करना है। दूसरा क्या है, मत्स्य न्याय से बचना है। देखिए मत्स्य न्याय यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है, कंसेप्ट हो जाता है कि और कल्याण करना है, अर्थव्यवस्था को और आगे सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। तो इन दो व्यूज़ पे जो बृहस्पति हैं बात करते हैं, जैसे कि और भी थिंकर्स ने इसी पे बात करा है। अगर हम मनु की बात करें तो देखिए मनु तो ये बोल रहे हैं कि देखिए मत्स्य न्याय, और दूसरा क्या है, मानव की जो सोच है, जो समझ है, जो उसकी बुद्धि है, वो क्या है, ईगोइस्टिक है, वो स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचने वाला है, और अगर व्यक्ति की ये जो प्रकृति है इसको रोका नहीं गया तो वो क्या हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। तो मगर उसी व्यू को आगे बढ़ाते हुए या फिर उसी व्यू को सहारा लेते हुए यहाँ पे थोड़ा सा वो अर्थशास्त्र या फिर प्रोडक्शन या फिर उत्पादनता को बल देते हैं कि राज्य इसलिए होना चाहिए क्योंकि उधर प्रोस्पेरिटी होगा, ग्रोथ होगा, किसकी वजह से, कल्टीवेशन, कृषि के। तो अर्थ नीति को ज़्यादा वो समर्थन करते हैं, ना कि केवल व्यक्ति के व्यवहार को सीमित करने पे। वो अच्छी उत्पादकता या फिर एक आदर्श या महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य की आवश्यकता जरूरी है। इसी स्वरूप में देखिए इट कैन बी देयरफॉर बी समराइज्ड दैट बृहस्पति's thought about state is not merely state of mind, rather it is a great living system। देखिए जो बृहस्पति है वो राज्य को ये बोल रहे हैं कि ये ना एक जीता जाता आदि पुरुष है। ठीक है, एक जीती जाती व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में हमें निरंतर अपनी नीतियों के माध्यम से कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। क्या बोला है, अंत में संक्षेप में कहा जा सकता है कि राज्य के बारे में बृहस्पति के विचार केवल एक मन की स्थिति नहीं है बल्कि एक महान जीवन प्रणाली है। ठीक है, और आगे क्या बात करते हैं, दिस लिविंग सिस्टम रिक्वायर्स कंबाइंड एफर्ट्स। ठीक है, ये जितने भी लिविंग सिस्टम्स है, अब जैसे राज्य के सिद्धांत को, राज्य के जितने भी ऑर्गन्स है उनको डिफाइन करते हुए उन्होंने बताया कि इन सभी में एक लिविंग एक दिव्यता के स्वरूप में एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था है। इन जितने भी 7 अंग है राज्य के, उन सभी के अंदर सभी 7 अंगों में संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। ये 7 अपने हिसाब से एक साथ चलते रहे। यहाँ पे हमें एक पॉइंट और क्लियर करना है कि सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण। देखिए जितने भी हम मनु को देखें या फिर बृहस्पति को देखें, सभी ने एंशिएंट जितने भी थिंकर्स है सभी ने इस सिद्धांत के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर पे बल दिया है कि राजा की स्थायित्वता वो डिविनिटी या देवी चेतना के तौर पे तो देखते हैं, मगर ये नहीं है कि वो
एक निरंकुश राजा हो, वो बल्कि क्या करेगा, सामाजिक कल्याण करेगा। जो उसका दायित्व है वो क्या है, समाज के प्रति अपना उसको सुधारेगा, उसको अच्छा करेगा, उत्पादकता बढ़ाएगा और सामाजिक कल्याण करेगा, जिसमें सभी लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, वहीं पर वो राजा को क्या बोलते हैं, देखिए ये सामाजिक कल्याण में क्या है, नेवर ट्राई टू डिस्ट्रॉय और इवन हार्म योर ओन पीपल। कि राजा को ये नहीं है कि वो कभी राज्य को समाप्त करे अपनी इच्छा के लिए या फिर अपने लोगों को नुकसान पहुंचाए, ये कहीं पे भी उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे बृहस्पति और जितने भी एंशिएंट थिंकर है, सबका जो मेन उद्देश्य है वो है सामाजिक कल्याण को, एक सामाजिक स्थिरता को कायम करना, कि समाज निरंतर स्वरूप से चलता रहे। अब हम बृहस्पति के अनुसार हम राज्य के अंगों को देखते हैं। देखिए एंशिएंट टाइम पे लगभग सभी ने, जैसे कि हम मनु को भी देख सकते हैं, तो मनु ने भी इन्हीं अंगों का, मगर देखिए हर थिंकर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि बृहस्पति में अगर हम देखें, बृहस्पति सिद्धांत के अंदर हम देखें, तो बृहस्पति ने सबसे प्रमुखता पृथ्वीपति को दिया है। ठीक है, जो कि हम देखते हैं लेटर थिंकर स्वामी या फिर राजा नाम से शब्द संबोधित करते हैं, मगर जो बृहस्पति है वो पृथ्वीपति का नाम देते हैं। दूसरे पे उन्हें अमात्य रखते हैं, तीसरे पे वो राष्ट्र रखते हैं। देखिए अगर हम कौटिल्य में देखेंगे तो वो जनपद रखते हैं, जनपद। मगर यहाँ पे जो बृहस्पति हैं वो राष्ट्र को रखते हैं। चौथे पे दुर्ग है, पांचवें पे कोश है। देखिए कोश को तो इतने स्वरूप में इतने महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में समझाया है कि ये बोला गया ये तो केंद्र है, इसके बिना एक तरीके से जो राज्य की जितनी भी गतिविधि है वो सब इसी के केंद्र की इधर गिर्द चलती रहती है। तो कोश एक महत्वपूर्ण है। वहीं पे छठा दंड और सातवां मित्र इंपॉर्टेंट है। तो ये सात कह सकते हैं हम ऑर्गन्स हैं जो निरंतर अपने एक दूसरे के साथ निरंतर चलते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे समझाया गया है, एक ग्रेट लिविंग एंटिटी है, प्लीज़ ये वर्ड यूज़ करिएगा, एक महान जीवन प्रणाली है। और ये जितने भी अलग अलग सात अंग हैं, ये क्या है, अंग या फिर प्रकृति के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन सभी में संयुक्त रूप से प्रयास या फिर निरंतर आपस में चलते रहें। देखिए जो पृथ्वीपति है, राज्य का जो प्रथम अंग है या फिर जो राज्य का फर्स्ट ऑर्गन है, वो क्या है, जो पृथ्वीपति है वो गवर्नेंस से रिलेटेड है। देखिए पृथ्वीपति यानी एक तरह से राजा या शासक, जो क्या करेगा, सबसे पहले शासन व्यवस्था को कायम करेगा। दूसरा क्या है, जो शासक है रूरल, उसका उस भूमि के प्रति एक दायित्व या फिर उसको किस तरीके से शासित करना है, उस संबंध को दर्शाता है। देखिए एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जैसे कि हम बृहस्पति के आइडिया को भी हम देखते हैं कि उन्होंने बताया जो पृथ्वीपति है वो एक तरह से कस्टोडियन है। वो जितने भी राज्य में जितने भी संसाधन हैं या भूमि है, उनका क्या है, संरक्षक के रूप में उसको अपनी जिम्मेदारी को अपने जितने भी कार्य है उसका निर्वाह करेगा। तो एक संरक्षण की भूमिका प्रदान करते हैं पृथ्वीपति को, और सबसे पहला अंग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पृथ्वीपति है उसको देवीय आधार तो वह देते ही हैं, देवीय स्वरूप तो देते ही हैं, मगर उनका जो देव्यता का जो स्वरूप है, जो वो बोलते हैं कि नहीं, जो राजा है, जो पृथ्वीपति है, वो डिवाइन है, वो दिव्य है, मगर वो जो दिव्यता है वो उस व्यक्ति में नहीं देकर उसके पद में देते हैं। यहाँ पे बृहस्पति इस स्वरूप में वो डिफर हो जाते हैं मनु से वो किस स्वरूप में अलग हो जाते हैं कि उनका जो दिव्यता का जो दायरा है वो बहुत बृहद है, वो बहुत बड़ा है। और डिटेल में अगर देखें तो देखिए सबसे पहले पॉइंट पे हम ये लिख सकते हैं कि कस्टोडियन ऑफ लैंड, कि जो भूमि के संरक्षक के रूप में अपना दायित्वों को निर्वाह करेगा। और दूसरा क्या है, रूलर हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड गवर्न द टेरिटरी दे रूल। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी के अनुसार वह उस राज्य या जो भूमि है उनका संरक्षण करे, उसका दायित्व अपना ड्यूटी को पूरा करे और अपनी जिम्मेदारी को समझे। दूसरे क्या है कि वो इस तरीके से प्रोटेक्ट करे लैंड या फिर भूमि को या फिर अपने जितना भी क्षेत्र है, कि एक सस्टेनेबिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या है कि एक स्थिरता कायम हो। ठीक है, एक स्थिर समाज हो। दूसरा क्या है, प्रोस्पेरिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट,
कि सभी लोगों के लिए समृद्धता या समृद्धि सुनिश्चित हो सके। इस तरीके से पृथ्वीपति को शासन करना है, अपनी व्यवस्था कायम करनी है। आगे हम देखते हैं, देखिए जो पृथ्वीपति का है, जो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन द टेरिटरी इंक्लूडिंग टैक्सेशन, रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, जो पृथ्वीपति है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि करों को निर्धारित करना, संसाधनों का आवंटन करना, आर्थिक गतिविधियों का प्रबंध करना, ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आर्थिक गतिविधियों को, जिससे लोगों की भलाई और राज्य की स्थिरता को बढ़ावा मिल सके। आगे हम देखिए जो पृथ्वीपति है उसका जो महत्वपूर्ण कार्यों में से क्या क्या है गया। एक तो गवर्नेंस हो गया, दूसरा जो पर्यावरण है वहाँ का उसको बचाए रखना, उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करना, जो भी पर्यावरण है कंजर्व करना, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, ये जो पर्यावरण है उनकी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती रहे, या फिर उनका संरक्षण करना, उनकी रक्षा करना, अपने लोगों का कल्याण करना इत्यादि शामिल है इनके प्राथमिक कार्यों में पृथ्वीपति के। यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने समझाया कि जो पृथ्वीपति का जो पद है उसको वो दिव्यता का आधार बताते हैं। यानी यहाँ पे बृहस्पति के लिए व्यक्ति इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसकी जो पद है वो बहुत दिव्य है, तो उनका जो दिव्यता का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पृथ्वीपति है वो कोई अकाउंटेबिलिटी या उत्तरदायित्वता या जवाबदेही से परे नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर पृथ्वीपति है तो वो अपनी उत्तरदायित्वता या जवाबदेही से परे नहीं है, बल्कि उसे भी बोला गया है कि वो भी अकाउंटेबल रहे, अपनी उत्तरदायित्वता या जवाबदेही सुनिश्चित करे, और अपने जितने भी कार्य हैं या जितने भी डिसीजंस है उनको इस आधार पे लिया जाना चाहिए कि उनसे ये पूछा जा सकता है कि आपने किस आधार पे ये निर्णय या फैसला लिया। आप सभी ये वाला स्टेटमेंट प्लीज लिख लीजिएगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है, जैसे बृहस्पति और जो भी अन्य जो थिंकर है जो एंशिएंट, वो क्या मानते हैं, जो किंग है, जैसे कि बृहस्पति के अंदर पृथ्वीपति एज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू गाइड द सोसाइटी। ठीक है, एक सबसे उच्च पद है या सर्वोच्च अधिकारी है जो समाज को गाइड करेगा या फिर उसको लीड करेगा। और दूसरा क्या है, द सोर्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का जो केंद्र है वो राजा या फिर जो पृथ्वीपति है वो रहेगा। जितनी भी अर्थ क्रियाएँ हैं वो सभी पृथ्वीपति के इर्द गिर्द ही सुचारू रहेगी। अब यहाँ पे ये देख के मान के चलिए, जैसा कि हमने मनु के अंदर जो वर्ण व्यवस्था का स्वरूप हमने देखा है, सेम उसी स्वरूप में वर्ण व्यवस्था को जो बृहस्पति है वो भी मानते हैं, और वो भी बात करते हैं कि ये जो जितने भी अपने ग्रुप्स हैं, जितने भी वर्ण ग्रुप हैं, वो अपने अपने कार्य, अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करते रहें जो जो उनको सौंपा गया है, या उनके कर्तव्य के अनुसार जो जो उन्हें सौंपा गया है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें बृहस्पति भी स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं बृहस्पति। जो राज्य का जो दूसरा अंग है जो महत्वपूर्ण है वो है अमात्य। देखिए अमात्य हमें मनु के अंदर भी देखने को मिलता है। देखिए अमात्य क्या है, एक तरीके से एक ग्रुप है, एक तरह से हम कह सकते हैं, जहाँ पे मंत्री आते हैं, युवराज आते हैं, और भी अन्य लोग जो बड़े बड़े लोग हैं। तो अमात्य भी क्या, और इसका एक लीडर होता है अमात्य जो हेड लीड करता है। तो देखिए अमात्य भी बहुत जरूरी एक पद है या फिर ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि देखिए जो राज्य है उसका जितना भी शासन प्रक्रिया, किस तरीके से उसका प्रबंध करना है राज्य का, और जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब में राज्य जो पृथ्वीपति है उसकी मदद करता है, एडवाइस करता है कि किस तरीके से रूल को या फिर शासन को स्थापित किया जाए, और किस तरीके की हमें नीतियों का अनुसरण करना है जिससे राज्य का कल्याण हो सके। तो अमात्य एक इम्पोर्टेंट पद हो जाता है, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो जाता है, एक महामंत्री इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जो बृहस्पति है उन्होंने दूसरे पद पर उन्होंने अमात्य को स्थापित किया है, या दूसरे अंग के स्वरूप में अमात्य को स्वीकार किया है। अगर हम अमात्य की भूमिका देखें तो सबसे पहली महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है एडवाइजर और काउंसलर। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण है कि सलाहकार और
एक तरह से काउंसिल करना, एक तरह से प्रदर्शित करना या प्रदर्श करना इत्यादि शामिल है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। अमात्य एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि जैसे राज्य की जो दैनिक प्रशासन की जिम्मेदारी के लिए जो अमात्य है वो प्रबंध करता है। विभिन्न सरकारी विभागों का निरीक्षण किया जाता है, उसके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो नीतियाँ जो बनाई गई हैं या जो निर्देशित की गई हैं वो प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हैं या नहीं है। इसमें बहुत सारी नीतियाँ शामिल हैं, जैसे वित्त की नीति है, न्याय की नीति है, रक्षा की, लोक कल्याण इत्यादि जैसी शामिल हैं। दूसरा क्या है कि जो पृथ्वीपति है उसका लॉयल होता है, ट्रस्टवर्दी होता है। एक तरह से जो पृथ्वीपति है उसका एकदम खास व्यक्ति होता है अमात्य, या फिर बहुत शीर्ष का व्यक्ति होता है। देखिए यहाँ पे जो बृहस्पति हैं उन्होंने अमात्य की अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी बात करा गया है, क्योंकि जैसे मान लीजिए जो पृथ्वीपति है वो जिस तरीके से अकाउंटेबल है, सेम उसी मैनर में जो अमात्य है जो वो क्रिया कर रहा है, जो भी वो कार्य कर रहा है, वो जो डिसीजन ले रहा है वो उसके लिए जवाबदेह है राजा को या फिर जो काउंसिल है उनको। देखिए अमात्य की जो क्वालिफिकेशन देखें तो जिस प्रकार से राजा की क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से ही, जैसे उसे अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, दंड नीति का ज्ञान होना चाहिए, विधि का ज्ञान होना चाहिए, नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए, इत्यादि सभी चीज़ों में वह निपुण होना चाहिए। उसका सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नीति निर्माण में अमात्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राजा को नीतियों का मसौदा तैयार करने के लिए सलाह या जानकारी उपलब्ध कराता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे मनु जो अमात्य या फिर जो पद है उसके लिए वो 12 मिनिस्टर्स की बात करते हैं। उस 12 में एक सुप्रीम होगा जो लीड करेगा अमात्य, और वहीं पे जो बृहस्पति है वो सजेस्ट करते हैं कि 16 होने चाहिए और 16 के बाद एक व्यक्ति हेड करेगा, वो अमात्य होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था की बात करते हैं बृहस्पति, यहाँ पे ये लिखा हो। देखिए जो बृहस्पति सूत्र के अंदर ये बृहस्पति ने जिस प्रकार से राज्यों की अंगों के बारे में बताया, उसमें सब तीसरे नंबर पे राष्ट्र रखा है। अब देखिए जैसे कि हम देखें कि जो पहले और दूसरे, जैसे पहले पे पृथ्वीपति है, दूसरे पे अमात्य या मंत्री परिषद है। देखिए और हम देखिए अगर कौटिल्य है तो कौटिल्य राष्ट्र का प्रयोग नहीं करते बल्कि वो जनपद का प्रयोग करते हैं। और यहीं पे हमें जो अंतर जो स्पष्ट होता है कि देखिए जो बृहस्पति है वो वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक थॉट्स की बात करते हैं। देखिए राष्ट्र का यहाँ पे वो क्या अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिक्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं या अर्थतंत्र से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो देखिए राष्ट्र इज नथिंग बट एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज इन द absence ऑफ कॉन्क्रीट इकोनॉमिक पॉलिसी कन्बिनेशन ऑफ राष्ट्र इज नॉट पॉसिबल। देखिए जो राष्ट्र का जो संकल्पना है वो किससे जोड़ते हैं, वो अर्थशास्त्र या फिर एक एकीकृत आर्थिक व्यवस्था से वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये बोलते हैं कि अगर एक मजबूत अर्थनीति नहीं होगी तो उसके अभाव में राष्ट्र की परिणति संभव है, यानी राष्ट्र का समाप्त होना संभव है। तो इस प्रकार से जो बृहस्पति है वो राष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। देखिए परफेक्शन ऑफ द लैंड यानी राज्य की पूर्णता, बृहस्पति की मान्यता होने के कारण वह भूमि की अखंडता पर जोर देते हैं। देखिए परफेक्शन ऑफ द स्टेट बीइंग बृहस्पति's belief he lays emphasis upon the integrity of land which constitute राष्ट्र, जो कि राष्ट्र का गठन करती है। वह क्या करते हैं, भूमि की अखंडता पर जोर देते हैं, जिससे क्या होगा, राष्ट्र का गठन होगा। अगर बटी होगी या भूमि नहीं होगी तो राष्ट्र निर्माण होना संभव नहीं है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जब हम राष्ट्र के कंसेप्ट को देखते हैं तो राष्ट्र के अंदर एक तरीके से इकोनॉमिक एक पॉलिसीज़ का भाव, और दूसरा उसको हम देख सकते हैं एक पॉलिटिकल एंटिटी के स्वरूप में, एक टेरिटोरियल एंटिटी के स्वरूप में, गवर्नेंस सिस्टम, ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड पीपल, इन सभी चीज़ों से राष्ट्र एक कंसेप्ट, एक अवधारणा उत्पन्न होती है।
और जिसको पृथ्वीपति गवर्न करता है। आगे हम देखते हैं द की प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड विथ राष्ट्र इंक्लूड अपहोल्डिंग धर्म, धर्म को राष्ट्र के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको गवर्नेंस सिस्टम में लेके आना चाहिए या अपनी गवर्नेंस या वेलफेयर स्कीम्स में लेके आना चाहिए, और सिटीजन्स का वेलफेयर हो सके, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मैनेजिंग फाइनेंस एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड डिफेंस। Rashtra embodies the holistic view of the state as a moral and political entity, with the rural's responsibility being the well-being and prosperity of the individual habiting their territory। देखिए ओवरऑल जो राष्ट्र का जो कंसेप्ट है वो ये है कि नीतियों का इस तरीके से निर्माण करना, एक इस तरीके की व्यवस्था तैयार करना, एक आर्थिक व्यवस्था जिससे कल्याण हो सके, सुरक्षा मिल सके, और जो नैतिक भाव है समाज के अंदर वो उत्पन्न हो सके, और दूसरा धर्म को आगे उत्थान किया जा सके या धर्म का प्रतिपालन किया जाए। और अगर हम देखेंगे जो राष्ट्र का जो कंसेप्ट है वो जितना भी हमारा एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है सभी के अंदर समान स्वरूप से किसी न किसी स्वरूप से बताया गया है कि राष्ट्र क्यों इम्पोर्टेंट है। इन बृहस्पति थॉट राष्ट्र तीसरे पायदान पे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से ही जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जितना भी एक लिविंग एंटिटी तैयार करना है उसका केंद्र एक तरीके से राष्ट्र बनेगा। ये जितनी भी नीति निर्माण किया जाएगा, जितनी भी आर्थिक नीतियाँ होंगी वो सभी को राष्ट्र को केंद्र में रखकर निर्धारित की जाएगी। जो चौथा जो अंग है वो है दुर्ग। दुर्ग देखिए, दुर्ग हम मनु के अंदर भी देखते हैं, मनु ने भी दुर्ग का प्रयोग किया हुआ है। देखिए दुर्ग का सिंपल सा है कि एक डिफेंसिव एक मैकेनिज्म तैयार करना है कि आप अपने अपने जो किंगडम है उसके चारों तरफ आप अपने किले या दुर्ग स्थापित करें जिससे आपकी जो टेरिटरी है वो प्रोटेक्ट होती रहेगी। तो सेम पृथ्वीपति का भी यही दायित्व है कि वो दुर्ग को स्थापित करे जिससे वो अपनी बाउंड्री को डिमार्केट कर पाए। जैसा कि दिखाया गया कि इट रिप्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। देखिए ये जो दुर्ग है ये जो एक्सटर्नल थ्रेट आते हैं, जो चुनौतियाँ आती हैं उससे प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, और ये एक तरीके से सिंबल के स्वरूप में काम करता है। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड सर्व एज अ सिंबल ऑफ रूलर्स प्रीपेयर्डनेस कि हम अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको सेफगार्ड करने के लिए हम तत्पर हैं, और जितना भी संभावित अटैक है या इन्वेशन है हम उसको रोकने या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फिफ्थ जो ऑर्गन है वो है कोश। कोश देखिए कोश का सिंपल सा है, ट्रेजरी से रिलेटेड है, स्टोर से रिलेटेड है कि जो भी पृथ्वीपति है, जो किंग है, उसके पास कितना है, जितनी भी चल संपत्ति है या फिर जो रिसोर्सेज है वो कितने उपलब्ध है। इससे क्या होता है कि जो स्टेट है उसका जो इंटरनल जो डोमेन है वो ठीक से काम करे। क्योंकि देखिए बृहस्पति ने एक तरीके से ये क्लियर करा है कि जो कोश होगा वो केंद्र होगा, वो एक तरह से हर जगह फैला रहता है, और कि कोश बहुत ज़रूरी है राज्य को समृद्धि या फिर अपने उत्पादन क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। बृहस्पति इस ओर अपना विचार इंगित करते हैं कि देखिए द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कोश इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। कि देखिए अगर प्रॉपर तरीके से कोश अगर मेंटेन रहेगा तो इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो स्टेट में बनी रहेगी, जो प्राइस है वो ज़्यादा राइज नहीं होंगे। तो कोश एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है स्टेट का, और इसको बनाए रखना एक जो रूरल है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके माध्यम से ही जो राजा है या जो पृथ्वीपति अपने गवर्नेंस को अच्छे स्वरूप से क्रियान्वित कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकता है, जो बांध है या फिर जो अन्य किला है, दुर्ग है, उसको बना सकता है, पब्लिक वेलफेयर कर सकता है। तो एक तरह से जो कोश है वो एक इंटेग्रल पार्ट है किंगडम का या फिर एक राज्यों का। जो छठा महत्वपूर्ण जो अंग है वो है दंड। जैसे देखिए हमने शुरू में ही पढ़ा, जो बृहस्पति है वो दंड नीति को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो दंड नीति से यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से, तो एक तरीके से आपका ये आर्मी को भी दिखाता है और एक तरह से इंटरनल ऑर्डर भी दिखाता है। देखिए
जो दंड है वो एक तरह से प्यूनिटिव मेजर्स है कि आप फोर्स के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। जो भी आपकी जो दंड नीतियाँ हैं, ऐसी नीतियों को क्रियान्वयन करेंगे जिससे जो राज्य में जो कानून व्यवस्था बनी रहेगी। बृहस्पति है वो भी बात करते हैं कि दंड नीति का प्रयोग करा जाना चाहिए, मगर दंड नीति का एक जुडिशियली प्रयोग किया जाना चाहिए। एक तरीके से धर्म के आधार पे एक तरह से कह सकते हैं न्यायोचित तरीके से हम या विवेकपूर्ण तरीके से हम दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा दंड से भी प्रजा के अंदर आक्रोश फैल सकता है। दंड नीति के अंदर क्या क्या आता है, एक तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज है, कि दूसरा है इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी लगाना या दंड देना, आर्थिक दंड के रूप में, यूज़ ऑफ कोर्जन कि आप बल का प्रयोग करके, ठीक है। तो इससे क्या है, जो पृथ्वीपति है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकता है दंड के माध्यम से। और दंड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो दंड है उसके माध्यम से जो पृथ्वीपति है, जो राजा है, वो अपने राज्य में कंप्लायंस या फिर जो कानून का पालन करने की प्रवृत्ति को मजबूत कर सकता है, और जितने भी गलत करने वाले हैं या जो अधर्म करने वाले हैं उनको पनिश करता है, और जिससे कि समाज में एक स्थायित्वता पैदा होगी, एक सस्टेनेबिलिटी क्रिएट होगा। अगर हम देखें जो बृहस्पति है, बृहस्पति टीचिंग्स एम्फेसाइज द नीड फॉर अ जस्ट एंड बैलेंस एप्लीकेशन ऑफ दंड, कि एक न्यायपूर्ण, उचित, संतुलित प्रयोग होना चाहिए दंड का, जिससे कि केवल और केवल हम मेंटेन कर सकें, स्टेबल कर सकें एथिकल सोसाइटी को, या फिर एक अच्छी समाज का या फिर एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। केवल उतने ही आधार पे हमें दंड का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे स्वरूप में हमें फिर अर्थनीति, कि हमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए अर्थनीति का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करना चाहिए जिससे कि हम संपदा को और अच्छे से क्रिएट कर सकें, या फिर रिसोर्स को हम बना सकें, या फिर क्रिएट कर सकें या उत्पन्न कर सकें। सातवां महत्वपूर्ण अंग से पहले, अगर आप हमारे इनिशिएटिव को पसंद करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब देखिए जो सातवां जो महत्वपूर्ण अंग है मित्र का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तरह से फ्रेंडशिप या अलायंस, एक गठबंधन, जो अन्य राज्य है, जो आपकी विदेश नीति होगी राज्य की, या जो पृथ्वीपति अपने बाहरी जो राज्य है उनसे किस प्रकार की नीतियों का अनुसरण करेगा। तो मित्र एक महत्वपूर्ण अंग है कि आपको जब राज्य के अंदर एक मित्र राज्य की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वो अलायंस पे बल देते हैं। स्टेट क्राफ्ट के कंसेप्ट में डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो मित्र भी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं ऑर्गन है स्टेट का। बृहस्पति का ये मानना है कि राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे मित्रतापूर्ण संबंध रखने चाहिए, उनसे हमें अलायंस करना चाहिए, और जिससे कि हमारा जो राज्य है उसमें सुरक्षा और मित्रता का भाव बना रहे, और हम राजनीतिक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम मजबूत हो सके। और जैसे कि बृहस्पति अर्थशास्त्र या अर्थतंत्र को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वहीं हम देख सकते हैं कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए यही होता है कि वो युद्ध से बचे, जितना हो सके अपने संघर्षों को कूटनीतिक माध्यम से हम सॉल्व करें या ठीक कर सकें या उसका निदान कर सकें। हमें युद्ध से बचना चाहिए, तो इसीलिए वो मित्रता की जो अवधारणा है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे हम देखिए बृहस्पति की शिक्षाओं, राज्य की समग्र भलाई, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, और सुरक्षा में योगदान देने वाले राज्य कौशल के आवश्यक तत्वों के रूप में राजनीतिक कौशल और शांतिपूर्ण संबंधों के महत्व पर जोर देते हैं, ठीक है। तो यही हम ये देखते हैं कि जो बृहस्पति का जो राज्य है वो नो डाउट एक इस तरीके की एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है, जिसमें वो वर्ण आश्रम को तो मानते ही है कि वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए, मगर अंतिम में जो राज्य का जो उद्देश्य है वो है सामाजिक कल्याण। ये लगभग सभी एंशिएंट थिंकर्स में मिलता है,
और दूसरा क्या है, जो अर्थ नीति है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है बृहस्पति के लिए। और हम वहीं दूसरी ओर देखें, जो नीति शास्त्र के जो ट्रेडिशन के जो थिंकर्स हैं वो अर्थ नीति को कंसीडर ही नहीं करते, उनके लिए केवल और केवल दंड नीति महत्वपूर्ण होती है। आशा करते हैं आपको ये जो इनिशिएटिव है वो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हो सके तो आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इस बृहस्पति का, जो न्याय व्यवस्था और इंटर स्टेट, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह जो लेक्चर है ये हमारा पार्ट 2 है, बृहस्पति। देखिए, इनका जो अभी तक हमने स्टेट क्राफ्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। जो आज का जो लेक्चर है वो है जुडिशियल सिस्टम एंड इंटर स्टेट रिलेशन, न्याय व्यवस्था और अंतर्राज्यीय संबंध। यहाँ पे देखिए, बृहस्पति को शुरू से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहूँगा कि देखिए, कई बार हम सब देखते हैं कि जो न्याय व्यवस्था है, जो वर्तमान में जो कोर्ट सिस्टम है और तरह तरह के न्यायालय हैं, तो क्या ये जो न्यायालय का जो विचार है या जो कंसेप्ट है या जो स्ट्रक्चर है, क्या ये हमें इंडियन एंशिएंट टाइम में हमें मिलता है, या एंशिएंट इंडियन सोसाइटीज़ में ऐसी न्यायालयों का जिक्र है या नहीं है? तो देखिए, एक फेमस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है अब्दुल नज़ीर, उन्होंने भी एक बात कही थी कि हमें जो एंशिएंट इंडिया में जितना भी जूरिस्प्रूडेंस था, जो न्याय व्यवस्था थी या फिर जो न्याय करने का जो प्रक्रिया थी, उससे हमें सीखना चाहिए, और हम बहुत सारी जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं उसको हम पार पाएंगे। देखिए, आज के टाइम में है क्या, देखिए, जो न्यायालय है वो एक अलग स्वरूप से फंक्शन करते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करते हैं, और आपको इतना कठिन हो गया है कानून कि आपको एक वकील करना ही पड़ता है। और जो भाषा जो सरल है जो कानून की, वो कहीं ना कहीं आजकल बहुत टेक्निकल हो गई है, और आपको हर चीज़ समझने के लिए आपको एक वकील रखना ही पड़ेगा। तो एंशिएंट टाइम में क्या जो आज की जो प्रॉब्लम है जो न्यायालय की, क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं? तो ये बोला गया था, जो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस है या फिर जो न्याय का जो पैमाना है या जो न्याय की बुद्धिमत्ता है या न्यायशीलता है, क्या वो आज के हमारे जो वर्तमान समय की जितनी भी समस्या है, क्या उसको दूर कर सकती है? क्या हम वहाँ से कुछ ले सकते हैं जो हमारा जो इंडिया का जो सिस्टम है उसको और अच्छा कर सके? तो अगर आप सब चाहें तो ये इनका एक रेफरेंस दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बात करी है कि नहीं, जो एंशिएंट इंडिया में जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत बहुत शक्तिशाली थी। आज भी देखिए, आज के टाइम में क्या है कि देखिए, जो न्यायालय में जो कोई भी जाता है केस, तो देखिए वो और फंसता चला जाता है, उस पर पे डेट आती रहती है, और हर कोई मैनिपुलेट करता रहता है। वकील जो झूठ होता है उसको भी सच साबित करने में लगे रहते हैं। तो देखिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और अब वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। न्याय की व्यवस्था का ये अंग नहीं है कि आप, न्याय का मतलब है कि जो व्यक्ति निर्दोष है उसको किसी भी हालत में किसी भी तरीके की सजा नहीं होनी चाहिए। मगर आज के टाइम में देखिए, जो कल्प्रिट है वो निर्दोष साबित हो जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा कठिन हो गया है न्याय व्यवस्था में कि जो आम लोग हैं वो आ ही नहीं पाते। और देखिए, आज के टाइम अगर आप देखिए कि अगर हम देखें तो जैसे न्यायालय में कोई मामला जाता है तो वो लटक जाता है, और अगर हम देखें इंडियन टाइम में, इंडियन सोसाइटी में, तो देखिए बहुत जल्दी फैसला हो जाता है कि क्या बोला जाता है कि चलिए मंदिर में जाके कसम खाइए। मंदिर में तो हर कोई दूध का दूध पानी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत रिलीजियस सोसाइटी है। वो बोलते हैं कि पंडित जी से पता लगवा लेंगे, तो मगर उस तरीके से नहीं। मगर देखना है कि क्या आज की वर्तमान समय में, क्या जो हम व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं, क्या वो इंक्लूसिव है या नहीं है? ठीक है, इंक्लूसिव मतलब वो सबको अपने अंदर समाहित कर पा रही है, नहीं कर पा रही, या एक पर्टिकुलर क्लास है उसको अपने अंदर समाहित कर चुकी है। तो न्याय व्यवस्था का यही मतलब होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले, किसी को भी
अगर कोई हानि होती है तो उसका जल्दी से जल्दी निवारण या उसकी क्षतिपूर्ति करी जाए, कंपनसेट करा जाए। बट आज के टाइम में जो न्यायालय है वो बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया के उसमें बढ़ चुके हैं, या फिर डेट पे डेट आता रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो बृहस्पति को जो हम करने जा रहे हैं, देखिए बृहस्पति यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं कि देखिए ये पहले ऐसे विचारक हैं जो न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं अपनी स्मृति में। देखिए देखिए एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी स्मृतियां हैं वो सारी मनुस्मृति के ही से ही डिराइव करिए, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्राचार्य हो, चाहे कोई सी भी स्मृति हो या नारदा स्मृति हो, सब मनुस्मृति से ही डिराइव कर रहे हैं। देखिए जो बृहस्पति वहाँ यहाँ पे ना वो जुडिशियल सिस्टम को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये जो है जुडिशियल सिस्टम ये किसी भी राज्य का बेसिस होगा। और देखिए बृहस्पति स्मृति में देखिए स्पष्ट रूप से हमें ये मिलता है कि जो राजा का जो कंसेप्ट है या जो राजा का जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, उसका अस्तित्व में आना ही यही कारण है कि अन्याय और अव्यवस्था को दूर करे और समाज में शांति व्यवस्था न्याय की स्थापना करे, या उस न्याय को व्यवहार में लेके आए। इसलिए राज्य का सृजन हुआ है। अब देखिए जो बृहस्पति है, देखिए ये मान के चलिए कि बृहस्पति जो है वर्ण आश्रम या वर्ण व्यवस्था में अपना विश्वास रखते हैं और वो मानते हैं कि ये ठीक से कार्य करता है और न्याय बना रहेगा समाज में। तो बृहस्पति ने 3 शब्द लेके आते हैं। एक तो लेके आते हैं धर्म, न्याय के संदर्भ में। एक तो धर्म हो गया, दूसरा हो गया दंड, और तीसरा हो गया आपका व्यवहार यानी बिहेवियरल। देखिए इसको प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं आप, प्रैक्टिकल, ठीक है। देखिए और हिंदी में अगर हिंदी वाले स्टूडेंट है वो उसको लिखेंगे व्यवहार। यहाँ पे व्यवहार, देखिए धर्म, दंड और व्यवहार, इन तीनों को न्याय व्यवस्था के अंदर लेके आते हैं। इन 3 शब्द को वो अपनी न्याय व्यवस्था के विचार को शुरू करते हैं इन 3 शब्दों से। अब देखिए धर्म का मोटा मोटी आप सब अर्थ पता होगा आप सबको, जितना भी अभी अब तक हमने डिस्कस करा है। और जो यहाँ पे जो बृहस्पति यूज कर रहे हैं ना, ये बृहस्पति जो यूज कर रहे हैं ये ब्रह्मांड के लिए यूज कर रहे हैं कि जो न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो इस लोक में या जो इस लोक में और परलोक दोनों में ही सामंजस्य या फिर एक शांति स्थापित करे। यानी अगर हम बात करें तो जैसे इस लोक में तो बोलेंगे कि लोग अपने वर्ण आश्रम में व्यवहार करें, अपने वर्णों में व्यवहार करें, स्वधर्म का पालन करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। से आगे जाके उनको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा या फिर उनको परम गति की प्राप्ति होगी। जो दूसरा आयाम जो है वो है दंड। देखिए धर्म और दंड जो है ना, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी दोनों के एक दूसरे के परस्पर है या फिर पूरक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दंड है, जो पनिशमेंट है, ठीक है, उसका यहाँ पे ये नहीं है कि एक तरह से कि सत्ता का एक तरह से भय क्रिएट करना या फिर एक फियर क्रिएट करना, बल्कि क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें लोग अपना स्वधर्म का पालन कर पाए। यानी केवल और केवल राज्य जो दंड है उसका ये नहीं है कि लोगों को डराएगा या फिर एकदम भय का माहौल या फिर फियर क्रिएट करेगा, नहीं। केवल और केवल ये है उसको पॉजिटिवली, मतलब इसको पॉजिटिव वे में कि दंड का प्रयोग इसीलिए किया जाएगा कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग अपनी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसको अपना करते रहे, स्वधर्म का पालन करते रहे। और जो व्यवहार, जो तीसरा जो आयाम है न्याय व्यवस्था का, या जो बृहस्पति न्याय का 3 अर्थों में प्रयोग करते हैं वो है व्यवहार। देखिए व्यवहार से यहाँ पे ये मतलब है कि एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसे व्यवहार का सृजन करा जाए समाज के अंदर, यह एक ऐसा
बिहेवियर पैटर्न क्रिएट करा जाए, जिससे क्या है कि लोगों का ना किसी भी प्रकार का संदेह जो होता है ना, जो फियर होता है, या फिर किसी भी प्रकार का संदेह है, या फिर किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट है, वो उसको खत्म करा जाए। इन 3 संदर्भों में बृहस्पति ने न्याय व्यवस्था का सृजन करा है। ठीक है, पहला धर्म। ठीक है, धर्म को केवल वो लौकिक नहीं मानते, बल्कि वो ब्रह्मांड या फिर लोक परलोक सबकी जगह यूज करते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें, धर्म का पालन करें, स्वधर्म, अपने वर्ण आश्रम में क्रिया करें, स्व कर्तव्यों का पालन करें, स्वधर्म का पालन करें इत्यादि। कर्तव्य परिधि से उठकर भी वो इत्र लोक और परलोक की बात कर सकते हैं। दूसरा है दंड। दंड का यहाँ पे पॉजिटिव वे में करा गया है कि दंड का मतलब ये नहीं है कि एकदम फियर क्रिएट कर देना, कि राजा का एकदम से भय का माहौल हो गया है, या फिर एकदम फियर क्रिएट करना नहीं। यहाँ पे जो दंड है उसको सकारात्मक स्वरूप में लिया गया है कि राजा को एक शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम करनी है। और जो तीसरा है वो है व्यवहार। व्यवहार का मतलब है किसी भी प्रकार का संदेह हो, या फिर एक ऐसे व्यवहार का सृजन करना, एक ऐसा बिहेवियर पैटर्न क्रिएट करना कि लोग अपने आप को सुरक्षित समझे, किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई संदेह ना हो। अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो लोग उनकी कन्फ्लिक्ट या संदेह को खत्म करे राजा न्याय के माध्यम से। अब हम बात करते हैं जो बृहस्पति स्मृति है। ये तो 3 संदर्भों में अर्थ का प्रयोग करते हैं कि ये 3 संदर्भों में अर्थ है न्याय का। अब बात करते हैं कि न्याय के साधन क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेस या फिर मीन्स ऑफ जस्टिस इन बृहस्पति स्मृति। देखिए, जो बृहस्पति की जो न्याय के साधन हैं उसमें देखिए जो पृथ्वीपति है वो तो सर्वोपरि है ही है, वो तो है ही है। यहाँ पे हमें ये समझना है कि देखिए सबसे पहले जो न्याय के साधन यानी सोर्सेस, ठीक है, सबसे पहले वो रखते हैं धर्म। देखिए यहाँ पे फिर धर्म का इधर क्या हो जाता है, जितनी भी श्रुति है और स्मृति, मतलब न्याय कैसे, न्याय के साधन। फिर उसके बाद या फिर इसको आगे जाके ये धर्म शास्त्री भी हो जाएगा जितने भी इसके ज्ञाता है। जो दूसरा न्याय का साधन है वो है व्यवहार, न्याय का साधन व्यवहार। अब यहाँ पे जो व्यवहार है उसका प्रयोग किस संदर्भ में है। देखिए जो न्याय शास्त्रीय परंपरा है, जो परंपरा है न्याय को देने के लिए, या फिर जो न्याय शास्त्रीय परंपराओं के अनुरूप युक्ति अथवा तर्क, जो भी आपकी युक्ति है, जो भी अपील है, या फिर जो भी तर्क है, और न्याय प्रक्रिया और साक्ष्यों मतलब जो एविडेंस है तथा प्रमाण के आधार पर किया गया न्याय और लिया गया निर्णय व्यवहार शब्द के स्वरूप में प्रयोग किया गया है। देखिए व्यवहार का यहाँ पे यही मतलब है कि जितनी भी प्रक्रिया हैं, जिसमें जितनी भी युक्तियां हैं, जितने भी तर्क हैं, जितने भी एविडेंस हैं, उसके आधार पे अगर कोई निर्णय लिया गया है तो उसे हम व्यवहार बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा साधन है व्यवहार, कि किस तरीके से न्याय मिल रहा है, कि व्यवहार के माध्यम से, कि जितनी भी न्याय शास्त्रीय परंपरा, जो न्याय व्यवस्था चलती आ रही है, और जितनी भी युक्तियां हैं, जितने भी तर्क हैं, जितने भी एविडेंस हैं, उसके द्वारा लिया गया कोई डिसीजन या निर्णय, उधर ही व्यवहार शब्द का अर्थ समझते हैं। अभी तीसरा जो साधन है न्याय का, वो आपका जो बृहस्पति स्मृति में हुआ है वो है चारित्र्य। चारित्र्य
देखिए यहाँ का मतलब, यहाँ पे जो चारित्र्य का मतलब ये है कि जो न्याय करते समय कि वहाँ की मतलब एक तरह से ज्योग्राफी को देखना है, उस वहाँ के भूगोल को देखना। ठीक है, भूगोल। चरित्र का मतलब ये है कि जैसे देखिए कई कई जगह पे लोक परंपराएं होती है, स्थानीय परंपराएं होती है। तो यहाँ पे जो चरित्र का मतलब चरित्र नहीं है यहाँ पे, बल्कि क्या है, देश, जाति और कुल की परंपराओं का संक्षेप है। ठीक है, न्याय व्यवस्था या न्यायकरण में स्थानीय परंपराएं भी होती है। तो यहाँ पे जो जो लोकल है, लोकल ट्रेडिशन है, उसको भी देखना, उसको भी समझ के ज्ञान वो न्याय करना। और जो चौथा जो साधन है न्याय का, बृहस्पति स्मृति के अनुसार जो चौथा है वो है राजज्ञ, यानी राज्य राजज्ञ। इसका मतलब क्या है कि देखिए जब दोनों पक्ष बराबर होगा, या यानी दो जो पक्ष है वो अगर बराबर बराबर अपना आर्ग्यूमेंट या फिर जो जो भी पक्ष विपक्ष रख रहे हैं, उसके बाद जो अंतिम कोई निर्णय लेने वाला होगा तो राजा होगा। ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि जब दो पक्ष समान होते हैं तब ये न्याय के साधन है बृहस्पति स्मृति में। अब देखिए आखिर हमें एक चीज और समझना है। देखिए आज मॉडर्न टाइम में हम एक सिद्धांत की बात करते हैं, सत्ता का पृथकीकरण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर। की जो पावर है वो एक जगह सेंट्रलिटी में नहीं है, उसको सेपरेशन में है। जैसे जो भारत के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर है कि जो पार्लियामेंट है वो अपना काम करेगी, जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम करेगी, जो जुडिशरी है वो अपना काम करेगी। तो देखिए यहाँ पे जो बृहस्पति स्मृति है वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र है। इन्होंने बोला है कि न्याय व्यवस्था को, न्याय जो जुडिशियल सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करे। तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि एक न्याय मंत्री जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्याय विभाग की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की बात करें, बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति किसके न्याय डिपार्टमेंट की बात करें, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, ऑफ पावर। और जो दूसरा जो सिद्धांत मिलता है वो हमें डिसेंट्रलाइजेशन का मिलता है। डिसेंट्रलाइज जो न्याय व्यवस्था है, जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन कैसे, देखिए जो बृहस्पति स्मृति है, बृहस्पति स्मृति, देखिए इसमें 4 तरीके की कोर्ट्स की बात की है, 4 टाइप ऑफ कोर्ट्स, 4 टाइप ऑफ कोर्ट्स। देखिए जो सबसे पहला जो कोर्ट है वो है स्टेशनरी। स्टेशनरी। दूसरा है नॉन स्टेशनरी। तीसरा है फर्निश्ड। फर्निश्ड। और चौथा है डायरेक्ट। इन चारों को समझिए कैसे। देखिए जो स्टेशनरी कोर्ट्स हैं, देखिए ये सारे कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स। स्टेशनरी कोर्ट्स कौन से होते हैं, जो किसी टाउन या विलेज में क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में आप देखोगे कहाँ पे पटियाला हाउस कोर्ट है दिल्ली में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है,
जो फिक्स रहते हैं, ठीक है, वो वहीं पे रहते हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। उसके बाद है दूसरा है नॉन स्टेशनरी कोट्स, यानी वैसे कोट्स जो यहां पे भी लग जाते हैं और दूसरी जगह पे भी, कि जैसे होते हैं कई बार जो मूवेबल कोट्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं होते कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे जाके अपनी सभा आयोजित करेंगे, न्याय व्यवस्था। जैसे आप देखिए कि ऐसे कोर्स जो कहीं पे फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह और परिस्थिति बदलते रहते हैं समस्याओं मुद्दों के आधार पे, ठीक है। और तीसरा जो है फर्निश्ड, फर्निश्ड यहां पे ये मतलब है कि जो अपॉइंटेड बाय किंग्स, जो भी इसके अंदर जो न्यायाधीश होगा या जस्टिस होगा, वो क्या होगा, अपॉइंटेड बाय, क्या होगा, अपॉइंटेड बाय किंग्स, ठीक है। देखिए इस सब में किंग नहीं वर्क करेगा, क्यों, इसके अंदर जो यहाँ के जो जस्टिस है वो वर्क करेंगे, वो गाइडेंस देंगे। और जो चौथा जो कोर्ट है, ये 4 टाइप है, अपने अपने जितने भी आंसर में ये लिखिएगा अगर आप। चौथा है डायरेक्ट, ये क्या है, किंग हिमसेल्फ, किंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो चौथा जो कोर्ट होगा डायरेक्ट, वो एक ऐसी जगह पे होगा जहां पे राजा खुद बैठता हो। और देखिए यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि यहाँ पे ना बृहस्पति स्मृति में कि राजा किस तरीके से बैठेगा, किस तरीके से सीटिंग प्लान होगा, इस तक के बारे में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, किंग को हमेशा ईस्ट की तरफ बैठना चाहिए, किंग का में हमेशा कहाँ होगा, ईस्ट की तरफ होगा। जज हमेशा नॉर्थ की तरफ होंगे, जज, ठीक है। अकाउंटेंट हमेशा वेस्ट की तरफ होगा, अकाउंटेंट, ठीक है। और जो स्क्राइब होगा, जो स्क्राइब है, जो लिखने वाला है, वो हमेशा साउथ की तरफ होगा, स्क्राइब। यहां पे मनुष्य जो बृहस्पति स्मृति है, इसमें जुडिशियल बेंच के बारे में भी है कि 3 हो सकते हैं जज, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं जो बृहस्पति स्मृति है, इसमें जो जो लॉज हैं, जिसमें 14 जो है आपके सिविल लॉज है, सिविल लॉज, और 4 आपके क्रिमिनल लॉज है, क्रिमिनल लॉज। इन सब के बारे में जिक्र कर, आगे हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये जो आपके जो 14 हैं, ये जो 14 है, ये कौन से आपके सिविल लॉज, ठीक है। और ये जो 4 हैं आपके, ये आपके क्रिमिनल लॉज है। ये ठीक है, ये क्रिमिनल लॉज, ये और देखिए बृहस्पति स्मृति पे देखिए न्यायालय में व्यस्तता की बात करी गई है, यानी एडेंट के ऊपर केस हुआ, यानी देखिए ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस के बारे में बता रहा है कि जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसके ऊपर केस नहीं चलेगा, कि कभी फसल होने वाली है तो अभी उनके ऊपर केस नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। उसके बाद जो न्याय सभा है वो कहाँ पे होनी चाहिए, आपका जो किंगडम है और जो दुर्ग है उसके बीच में होनी चाहिए। इन सब के बारे में जिक्र कर रखा है। और अगर हम देखिए न्याय प्रक्रिया की बात करें, जो न्याय का प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, 4 तरीके से होगा, 4 स्तर पे होगा। सबसे पहले होगा जिसे बोल सकते पूर्व पक्षपात, ठीक है। उसके बाद है उत्तर
पहला हो गया, दूसरा हो गया आंसर, तीसरा हो गया क्रियापद, क्रियापद, चौथा हो गया आपका निर्णय। इन 4 प्रक्रिया से होकर आपका जजमेंट आएगा। देखिए अब यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पाद है एक तरह से अपील करना हो गया कि इसके अंदर जो कोई विवाद का जो कोई भी कन्फ्लिक्टिंग इशू है उसको रखा जाता है। ठीक है, जो भी वादी है, जैसे मान लीजिए जिसको भी कष्ट हो रहा है, जिसको भी प्रॉब्लम है, वो पहले प्रक्रिया में अपना जो भी है एक रिटर्न एप्लीकेशन या फिर अपील करेगा। दूसरे जो उत्तर वाला है, जो उत्तर वाला पक्ष है, उसके अंदर क्या है कि न्यायालय ना क्या करेगा, आह्वान करेगा जिसके ऊपर भी केस चल रहा है, यानी समन भेजेगा। ठीक है, उससे क्या लेगा, एक लिखित रूप में आंसर लेगा। इसके बाद न्याय प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होगी। जो तीसरा पद है या फिर जो पाद है वो है जितने भी प्रमाण हैं, जो भी एविडेंस हैं, जो तीसरे वाले में देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट है, जितने भी एविडेंसेस है, जितने भी साक्ष्य हैं या फिर प्रमाण है, सर्टिफिकेट्स हैं, जितनी भी कार्रवाई है, वो उन सब का परीक्षण होगा इसके अंदर, और इन सभी का भली भांति से परीक्षण करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, और यहां पे हमें एक चीज और देखता है कि बृहस्पति स्मृति में कि शपथ परंपरा थी, शपथ की जो परंपरा थी बृहस्पति स्मृति में मौजूद थी। एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। देखिए इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपील करेगा, अपना जो कष्ट है वो बताएगा, न्यायालय को व्यक्त करेगा, प्रस्तुत करेगा अपने जो भी कष्ट हैं। दूसरे में क्या है, न्यायालय समन भेजेगा, जो भी प्रतिवादी है, जो भी एक्यूज्ड है उसको भेजेगा और बोलेगा कि एक लिखित तौर पे एक उत्तर जमा करिए या फिर दीजिए। उसके बाद तीसरे वाले में जो जितने भी एविडेंस है, जितने भी गवाह हैं और जितने भी कार्रवाई हैं, उन सब का परीक्षण होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। ये 4 तरीके से बृहस्पति स्मृति में न्याय की प्रक्रिया का वर्णन है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए कि देखिए जो निर्णय है, जो निर्णय की जो व्यवस्था है, एक सेकेंड, जो निर्णय की जो व्यवस्था है, अब यहाँ पे देखिए किसको फॉलो करा जाएगा, आपकी जो अभी हमने करे धर्म को, व्यवहार कि व्यवहारिक है या नहीं है, निष्पक्षता को। धर्म का यहाँ पे मतलब हुआ है कि जितनी भी स्मृतियां हैं उस पे आधारित निर्णय होना चाहिए। व्यवहार का मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी भी स्थानीय परंपराएं हैं, जो स्थानीय मान्यताएं हैं, उसके विरुद्ध न चला जाए। ठीक है, और जो तीसरा है, जो निष्पक्ष है, उसमें क्या है कि देखिए शपथ द्वारा अगर परोक्षित निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो तीसरा है, जो निपक्ष है, उसके अंदर देखिए 2 है। अगर कोई व्यक्ति अगर जो जज है वो अगर शपथ के माध्यम से कोई निर्णय दे रहे हैं, ठीक है, शपथ द्वारा परोक्षित निर्णय क्या होगा, धर्मानुकूल होगा। ठीक है, और अगर प्रमाण द्वारा किया गया निर्णय है तो उसे व्यवहार कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश है, अगर वो प्रमाण द्वारा न्याय कर रहा है तो उसे व्यवहार कहलाएगा। ठीक है, तो एक धर्मानुकूल और व्यवहार। अब देखिए अगर हम देखें मॉडर्न टाइम में अगर देखेंगे जो पनिशमेंट है, मॉडर्न टाइम में अगर जो पनिशमेंट है उसे 3 तरीके से देखा जाता है, या फिर जो जजमेंट होता है, जो निर्णय होता है, उसको 3 तरीके से। या तो कोई व्यक्ति प्रतिशोध की भावना से, ठीक है,
कि प्रतिशोध लेना है उसके लिए जजमेंट, या फिर अपराध का जो अनुपात है उसी अनुपात में दंड देना, या तीसरा हो गया सुधार की भावना। तो देखिए जो प्रतिशोध की भावना है ना, इसको बृहस्पति ने रिजेक्ट करा है। उन्होंने ये बोला है कि देखिए न्याय का मतलब ये नहीं है कि प्रतिशोध की भावना से दूसरे को आहत करना, नहीं। यहाँ पे न्याय का अर्थ ये है कि सत्य स्थिति को पता लगाना और वास्तविक जो अपराधी है उसको दंड देना। प्रतिशोध लेना नहीं, वास्तविक जो अपराधी है उसको दंड देना, यानी घटना का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। कंटेक्स्ट मैटर करता है, उसको समझना। देखिए अगर हम इसी निर्णय को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के पढ़े तो देखिए यहाँ पे मेरा यही कहने का मतलब है कि देखिए जो निर्णय है या जो जजमेंट है, जो जजमेंट है वो दो सिचुएशन में आपका आएगा, ठीक है। जजमेंट इन डाउटफुल केसेस, ठीक है, संदेह वाले, और एक है नॉर्मल केसेस। नॉर्मल केसेस देखिए अगर डाउटफुल केसेस में होगा, यानी कोई अच्छे से प्रमाण नहीं मिलता या साक्ष्य नहीं मिलता, तो क्या होगा, जितने भी मॉरल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग, जितनी भी स्मृतियां हैं, जो श्रुति है उसके आधार पे, और जो पहले के जो केसेस है, जितने भी पुराने केसेस है, ठीक है, या फिर जो केसेस का जो मुद्दा है या जो आधार है उसके हिसाब से कि कौन सा केसेस कितना वेटेज रखता है, ठीक है। जो परंपराएं है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर डाउटफुल केसेस है, परंपराएं क्या कहती है, वो जो स्थानीय परंपराएं हैं, और जो 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 किंग द्वारा जो पहले के जो आदेश है या पहले के जो इरिडिक्ट्स है या फिर जो पहले का कोई विचार है उसके आधार पे, या फिर पहले का जो राजा ने कोई केस पे अगर इसी ऐसे ही सिमिलर केसेस पे अगर कोई जजमेंट दिया तो उसके आधार पे। अब देखिए जो नॉर्मल केसेस है उसमें किस तरीके से जजमेंट होगा या निर्णय होगा। देखिए बृहस्पति यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल केसेस में क्या होगा, एविडेंस के ऊपर बेस्ड होगा। दूसरा होगा इन्फ्रेंस, यानी पहला तो हो गया प्रमाण या साक्ष्य, दूसरा हो गया अनुमान, इन्फ्रेंस, ठीक है, अनुमान, इन्फ्रेंस, ठीक है। तीसरा हो गया लॉज, लॉज के अकॉर्डिंग होगा जजमेंट, लॉज। चौथा हो गया यहाँ पे फिर चौथे वाले में इरिडिक्स ऑफ किंग्स, यानी या तो किंग का कुछ पहले का जो कुछ लिखा हुआ है या फिर पहले का कोई जजमेंट है उसको यूज करा जा सकता है, ठीक है, इत्यादि। और जो चौथा एक और ऐड कर सकते हैं कि लोकल यूजेस ऑफ ट्रेड, यानी ये अर्थतंत्र को किस तरीके से फैसिलिटेट करेगा या बढ़ावा देगा या उपयोग में मदद करेगा, ठीक है। तो ये सब आधार होते हैं नॉर्मल केसेस, जो किस तरीके से जजमेंट आएगा, डाउटफुल केसेस में किस तरीके से जजमेंट आएगा, वो यही सब पैमाने हैं। देखिए एक ये रेफरेंस है, प्रगनाया, यानी पहले का जजमेंट, कि राजा ने पहले क्या एक जजमेंट दिया था इस केसेस पे, तो वो दोनों में आएगा, चाहे डाउटफुल हो या फिर नॉर्मल केसेस। अब जो अंतिम जो पार्ट है वो है अंतर्राज्यीय संबंध। देखिए जो बृहस्पति है वो ये महत्वपूर्ण मानते हैं कि जो राज्य है उसकी पड़ोसी देश या फिर उसके मित्र और अरिमित्र, यानी फ्रेंड्स नेवर या फिर जो एनिमीज नेबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आज से पहले आज वर्तमान स्थिति में जैसे यूएन जैसी संस्थाएं हैं तो वो राज्य के व्यवहार को कहीं हद तक कंट्रोल करती है, मगर देखिए उस समय जो प्राचीन काल था या जो पुरातन काल था उसमें ऐसी कोई सुपरवाइजिंग अथॉरिटी नहीं थी राज्य के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे नियमों की आवश्यकता हो जाती है।
तो नियमों पे ज़्यादा बल दिया जाता है कि किस तरीके से युद्ध करना है, किस तरीके से युद्ध में इंगेज होना है। और इसी प्रकार फिर वो जो बृहस्पति है अपनी सिद्धांत देते हैं, जैसे कि षड्गुण्य थियोरी है, अष्टादश मंडल है, इत्यादि होगा। तो बृहस्पति सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। बृहस्पति अष्टादशक मंडल, ठीक है। जिसे कौटिल्य में राजमंडला मिलता है, मगर जो बृहस्पति जो यूज करते हैं वो अष्टादशक मंडल है। देखिए इसमें 8 लोग हैं, 8 एंटिटी शामिल है, इकाइयाँ शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो विजिजिशु है, यानी विजिजिशु यानी राजा जिष्णु, दूसरे के बाद दूसरा है मित्र, फिर तीसरा है मित्र का मित्र, मित्र का मित्र, इसका लगा लीजिए, इसको लिख दीजिए किंग, इसको लिख दीजिए फ्रेंड, और फ्रेंड्स फ्रेंड, फ्रेंड्स फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। चौथा हो गया आपका अमात्य, अमात्य। पांचवा हो गया आपका राष्ट्र कह लीजिए, ये जनपद कह लीजिए, राष्ट्र इस लीजिए, और जनपद भी लिखते हैं, जनपद। उसके बाद आपका हो गया दुर्ग, उसके बाद हो गया आपका कोश, यानी ट्रेजिडी। उसके बाद आपका हो गया दंड, यानी आपकी आर्मी, ठीक है। इस अष्टादशक मंडल का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं अपनी विदेश नीति को क्रियान्वित करने के लिए, या फिर जो मित्र है, जो शत्रु है, जो उदासीन राज्य है, जो एक बड़ा जो, जैसे मान लीजिए एक राज्य ये आप हो गए, उसके बगल में आपका दूसरा शत्रु हो गया, मित्र हो गया, कुछ ऐसे राज्य जिनको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, उदासीन हो गए। तो ये जो बड़े वाले वृत्त के अंदर में किस तरीके से राज्य व्यवहार करेगा, ठीक है, वो अष्टादशक इस तरीके से व्यवहार करेगा, इन सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार करेगा। फिर उन्होंने षटगुण थ्योरी प्रस्तुत करी। अब देखिए षटगुण थ्योरी क्या है, जो कि हमें कौटिल्य में भी मिलती है, बट जो बृहस्पति है वो क्या है, कौटिल्य से पहले आए हुए हैं। और ये जो अर्थशास्त्र की जितने भी जैसे कि मैंने बताया जितनी भी स्मृतियां हैं, इन सब मनुस्मृति से अपना कहीं ना कहीं ज्ञान को उपलब्ध कर पा रही है या फिर ले पा रही है। तो षटगुण्य थ्योरी, षटगुण थ्योरी में देखिए जो षटगुण जो थ्योरी है, षटगुण्य सिद्धांत कह लीजिए, सिद्धांत, इसमें सबसे पहले ये संधि यानी ट्रीटी, संधि। दूसरा हो गया आपका विग्रह, विग्रह। तीसरा जो ये जो यूज करते हैं वो लिखते हैं स्थान को, ये अंतर है, ठीक है। चौथा हो गया आपका यान, पांचवा हो गया आपका संशय, छठा हो गया आपका द्विधि भाव, द्विधि भाव, द्विधि भाव।
और यहाँ पे देखिए ये जो षटगुण थ्योरी है, ठीक है, इसका ये बोलते हैं कि देखिए पृथ्वीपति जो राजा है ना, जो पृथ्वीपति है, पृथ्वीपति अकॉर्डिंग टू बृहस्पति, पृथ्वीपति ही इन षटगुण थ्योरी को ही अप्लाई करेगा, और साथ में अमात्य जो है, जो मंत्री हैं अमात्य, वो भी इन नीतियों का अनुसरण करेंगे। अब एक बार इनको ध्यान से देख लेते हैं। देखिए संधि का यहाँ पे ये मतलब है कि जो भी राज्य है, मान लीजिए ए राज्य है, वो अपने बड़े वाले राज्य या स्ट्रॉन्ग राज्य से संधि कर ले, ठीक है, तो संधि कर लेना। और जो दूसरा है वो है विक्रय, यानी वार कर देना, ठीक है। कोई बड़ा राज्य है और आप जानते हैं कि उसकी आर्मी जो है उसको आप अच्छे से डिफीट कर पाएंगे, तो वॉर कर देना, विक्रय। जो यहाँ पे देखिए जो कौटिल्य है वो स्थान का प्रयोग नहीं करते, वो किसका यूज करते हैं, आसन, ठीक है, आसन का मतलब न्यूट्रलिटी। मगर यहाँ पे जो बृहस्पति है वो स्थान का प्रयोग कर दे। देखिए स्थान जो है बृहस्पति के लिए वो इस बात का सूचक है कि शांति व्यवहार की नीति अपना लेना, शांति व्यवहार की नीति अपना लेना। और जो चौथा है यान, यान का मतलब होता है मार्चिंग, कि आप एक तरह से एक थ्रेट के रूप में मार्च कर रहे हैं अपने जितने भी एनिमी है उसकी तरफ। और जो पांचवा है वो है शंसन, शंसे का मतलब होता है अलायंस, अलायंस बना लेना, ठीक है, अलायंस बना लेना, बहुत अन्य राज्यों से अलायंस कर लेना। और छठा है द्वैधी भाव, द्वैधी भाव का मतलब ये होता है मेकिंग पीस विथ वन एंड वॉर विथ अनदर, कि एक तरफ तो आप एक से दोस्ती कर रहे हो, दूसरी तरफ से युद्ध कर रहे हो दूसरे से, ठीक है। तो ये षटगुण थ्योरी था बृहस्पति का। देखिए कौटिल्य ने भी इसी को ही अपनाया, मगर जो ये जो शब्द का हेर फेर है, कौटिल्य न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, मगर यहाँ पे जो स्थान है वो शांतिपूर्वक व्यवहार की नीति अपना लेना इत्यादि की बात करते हैं बृहस्पति। आगे जो बृहस्पति है वो दो उपाय, दो अप्रोचेस बताते हैं फॉरेन पॉलिसी के, जिसमें से एक तो होता है जो नॉर्मल सिचुएशन हो, यानी सामान्य परिस्थिति, सामान्य परिस्थिति। सामान्य परिस्थिति में आप किस तरीके की नीतियों को अपनाएंगे। और एक होता है विशेष। देखिए सामान्य में आप किस तरीके से व्यवहार करेंगे, सबसे पहले होगा साम, उसके बाद जो बृहस्पति यूज करते हैं वो दान, भेद और दंड। और विशेष में वो बात करते हैं वध और शरण, यानी आप किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका जो सर्कल है, राज्यों का सर्कल है, आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साम, कि अगर आपकी जो पड़ोसी राज्य है अगर उससे अगर किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कैसे समाधान करेंगे, ठीक है। अगर दोनों में मतभेद होता है तो किस तरीके से उसको समाधान करेंगे, तो यानी दोनों का आर्गुमेंट समझ के अच्छे से बातचीत करके, तो साम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, अब देखिए यहाँ पे जो कौटिल्य है वो साम दाम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे जो बृहस्पति है वो दान शब्द का यूज करते हैं, कि पद, व्यवहार, मान इत्यादि का दान करना, कि जो पड़ोसी राज्य है उसको किसी और कोई और स्टेटस दे दिया या फिर उसका मान बढ़ा दिया इत्यादि। उसके बाद है भेद, भेद का मतलब होता है जो पड़ोसी राज्य से आप एक तरफ से उसको उसके भेद को जानते रहो। उसके बाद है दंड, उसके बाद है सीधा अटैक कर देना या फिर दंड देना उसको।
जो विशेष जो उपाय है उसमें क्या है, वध करना या शरण दे देना इत्यादि। ये वो आपका बृहस्पति का अंतर्राज्य संबंध। देखिए ये जो कौटिल्य है और जो बृहस्पति हैं दोनों ही अर्थशास्त्र ट्रेडिशन से आते हैं और दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि राज्य में किस प्रकार से उत्पादकता या फिर जो शांति स्थिति है, लोग अपने धर्म का पालन करें, ऐसी व्यवस्था का सृजन करना।